बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ स्टडी ऑफ फोर थिंग्स। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें मुशाहदात को बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म, तजर्बात को परफॉर्म किया जाता है। कंक्लूजन्स आर विथड्रॉन, और जो कंक्लूजन्स हैं उनको विथड्रॉन किया जाता है टू अंडरस्टैंड द नेचर, ताकि फितरत के असूलों को समझा जा सके। ये थी डेफिनेशन ऑफ साइंस। अब हम आते हैं फिर बायोलॉजी की जानिब। जर्नल और आम सी डेफिनेशन। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील टू थिंग्स, लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। Life forms include the all organism, plants, animals, microorganisms, and life processes need for the survival of organism. For example, without excretion there is no survival, without digestion there is no survival, without excretory system, without reproductive system, without respiratory system. These are the basic systems of all organisms for the survival of life. ठीक है बेटा। उसके बाद अब हम जर्नली देखते हैं। बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है गिवन बाय लामार्क 1802। 1802 में लामार्क ने इसे गिवन मतलब इसे प्रोड्यूस किया। जो ग्रीक वर्ड है अगर हम उसको देखें तो बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। अब देखें हम, बायोलॉजी इज बेसिकली द फादर ऑफ बायोलॉजी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फादर ऑफ साइंस अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ ज़ूलॉजी अरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस। तो जनरली कहता है अरिस्टोटल ने 12th सेंचुरी में एक बुक राइट की जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। फिर 15th सेंचुरी में थियोफ्रस्टस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम। उसके बाद फर्दर हम बायोलॉजी, जो हमारे टेक्स्ट बुक में बायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जिंदा चीजों की स्टडी है। अब इसको पढ़ने से पहले हम फर्दर डेफिनेशन की बात करते हैं। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स which affect the living things in any way। बेटा इससे पहले तो हम बायो की डेफिनेशन में सिर्फ लिविंग थिंग्स ही की बात करते थे, लेकिन यहां पर तो हमने नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात कर दी। नॉन लिविंग थिंग्स का सर इसमें क्या रोल है? बेटा ये वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो किसी भी डायरेक्शन में लिविंग थिंग्स पर इंपैक्ट करती हैं। अब बेटा मेरा आपसे ही क्वेश्चन है, विदाउट वाटर क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नो, विदाउट वाटर देयर इज नो सर्वाइवल। वाटर इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। Without soil there is no survival, without air there is no survival, without light there is no survival. These all are the living non-living things. These all are the non-living things which affect the living things. यहाँ उन non-living things की बात हो रही है जिनके बगैर लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं। ठीक है बच्चों। उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है, सादा सा मतलब है, वो है बेटा स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पहलू। तो बायोलॉजी का जो मेजर एस्पेक्ट है डियर स्टूडेंट्स वो है लाइफ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सर क्यों? बेटा इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। इन सभी के अपने अपने मज़ाहिब में लाइफ को एक्सप्लेन करने के तरीके और मीनिंग डिफरेंट है।
तो हम चाह कर भी इन सभी को एक पेज पर नहीं ला सकते, इसलिए तो कहा जाता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑफ लाइफ। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स बायोलॉजिस्ट नहीं दे सकते, जैसा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या मतलब है, सर क्यों नहीं दे सकते? अभी तो हमने पढ़ा बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बेटा मैं अभी बता चुका हूं दुनिया में बहुत सारे मजाहिब हैं, इन हर मजाहिब हर मजहब के अंदर लाइफ को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो साइंटिफिकली हम इसे एक पेज पर नहीं ला सकते। देयर इज नो आंसर फ्रॉम बायोलॉजी। व्हाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी क्यों बनाई गई? बायोलॉजिस्ट के पास इसका आंसर भी नहीं। तो सर फिर कौन है जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिलीवर्ड करते हैं? बेटा जी उसमें दो पर्सनालिटीज आएंगी। फर्स्ट वन इज फिलोसफर्स, जिन्हें हम स्कॉलर्स कहते हैं, जो थिंकिंग एबिलिटी रखते हैं, सोच विचार करते हैं, अच्छे खासे स्कॉलर्स होते हैं। और दूसरे नंबर पे थियोलॉजियंस, वो लोग जो खुदा के बताए हुए लफ्जों को, वर्ड्स ऑफ गॉड्स को एक्सप्लेन करें, अल्लाह के बताए हुए अल्फाज को क्या करें, एक्सप्लेन करें, उन्हें हम थियोलॉजियंस कहते हैं। ये वो पर्सनालिटीज हैं जो इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो सर बायोलॉजी का फिर क्या काम है? बायोलॉजिस्ट जो है मेनली डील विद हाउ लाइफ वर्क्स। बायोलॉजी का काम ये है कि जिंदगी किस तरह से काम करती है। व्हाट इज वर्किंग ऑफ लाइफ, मतलब हमारी लाइफ किस तरह से वर्क करती है, हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, बायोलॉजी ने ये बताना है, ना कि ये बताना है मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, मीनिंग ऑफ लाइफ, ना कि ये बताना है व्हाई शुड देयर बी लाइफ। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब हम बात करते हैं लाइफ की। लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये खसूसियात का ऐसा मजमुआ है दैट डिस्टिंग्विश, जो फर्क वाजिया करता है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा और बेजान चीजों में फर्क वाजिया करने वाली जो ब्रांच है और जो डेफिनेशन है उसे हम नाम देते हैं लाइफ का। तो बेटा एक लाइफ रखने वाले ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर एक ऑर्गेनिज्म में ये सारे कैरेक्टर मौजूद हैं, इट्स मीन वो लिविंग है और उसकी लाइफ है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी जानदार पैदा किए हैं वो सब के सब हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं। उनकी बॉडी को एक सीक्वेंस से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तरतीब से अरेंज किया है। सेकंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है। दोनों में कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है, मतलब दोनों इंजेक्शन करते हैं, दोनों डाइजेशन करते हैं, दोनों जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, दोनों के अंदर एक्सक्रीशन होती है, दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। एक सेल वाला जानदार भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी जानदार पैदा किए हैं उन सब में कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ जेनेटिक प्रोग्राम। हर जिंदा जानदार के पास जेनेटिक प्रोग्राम है, मतलब हर जिंदा जानदार के पास डीएनए जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कैन एक्वायर एंड यूज ऑफ एनर्जी, हर जानदार एनर्जी को हासिल करता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद कैरी आउट एंड कंट्रोल द केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शंस को कैरी करना और उसे कंट्रोल करना। क्यों? ताकि वहां से एनर्जी को हासिल किया जा सके और बॉडी के फंक्शंस में यूज किया जा सके। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है ग्रो इन साइज, हर जानदार साइज में बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट। होम्योस्टेसिस की टर्म मैट्रिक में पढ़ी थी आपने, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मर्जी चेंज आ जाए लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑलवेज इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 सेल्सियस। सर्दी गर्मी में माहौल का टेम्परेचर बदलता रहता है लेकिन बॉडी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता।
प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, हर जानदार अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, नई नस्ल पैदा करता है। और लास्ट पॉइंट है रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, जो नंबर 10 पॉइंट है, हर जानदार माहौल का रिस्पॉन्स जनरेट करता है, हर जानदार इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करता है। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये ब्रांचेस ओल्ड ब्रांचेस हैं जिनको एक पैराग्राफ के अंदर हमारी बुक में समराइज किया गया है, हम इसे देखते हैं। फर्स्ट वन इज इकोलॉजी। इको मीन एनवायरनमेंट, लॉजी मीन स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल रिलेशंस विद द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे पास जाइगोट है, ये डिवाइड हुआ, 2 सेल बने, 4 सेल बने, सेल्स की बॉल बनी और फिर फीटस बना। फीटस वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी असली शक्ल सूरत में आ जाए पैदाइश से पहले ही। तो इससे पीछे पीछे ये जो एरिया है इसे हम नाम देंगे एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। बेटा फिजियो का मतलब है फंक्शन, तो जनरली द बॉडी ऑर्गेनिजम्स द बॉडी ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। जैसा कि आंखों से देखना, कानों से सुनना, स्टमक से डाइजेशन करना, किडनी से यूरिन बनाना, ये बॉडी के सब नॉर्मल फंक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की बनावट और उसकी साख्त का मुतालिया मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसकी भी बेटा 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हम एनाटॉमी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है उसका मतलब है बेसिकली एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और इंटरनल का मतलब है इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। हमारे पास ये एक किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी का आउटर स्ट्रक्चर इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स वगैरह हैं उनकी स्टडी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कॉर्टेक्स वगैरह की वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट, वो ऑर्गेनिज्म जो नापैद हो चुके हैं उनकी बाकियात को फॉसिल्स कहते हैं। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज, सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स, एवोल्यूशन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। जैसा कि अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में जो सबसे पहला ग्रुप था वो थे फिशेस, फिशेस के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स एंड मैमल्स। जैसे कि ह्यूमंस को कहा जाता है कि वो मंकी से इवॉल्व हुए हैं, इसके बेशुमार एविडेंसेस भी हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। उसके बाद है बेटा जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटरी स्ट्रक्चर्स। तो हेरिडिटरी स्ट्रक्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट करने के लिए जो टर्म यूज होती है उसे हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस का। जैसे फीमेल सेल से हैप्लॉइड क्रोमोसोम आए, मेल सेल से हैप्लॉइड क्रोमोसोम आए, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम मिले तो डिप्लॉइड जाइगोट बना। ये जाइगोट खुसूसियात में मां जैसा भी है, खुसूसियात में बाप जैसा भी है, दादा जैसा भी है, दादी जैसा भी है, नाना जैसा भी है, नानी जैसा भी है, और आपके वालिदैन के जो बहन भाई हैं उन जैसा भी है। क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटरी एक साइकिल है जिसमें खसूसियात एक दूसरे से मैच करती हैं। और इसको कन्वर्ट करने का जो सिनेरियो है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन हमारी जू जियोग्राफी। जू का मतलब एनिमल, जियो का मतलब अर्थ, और ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।